नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आज के डिबेट शो मसला में और मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। अब हम डिबेट की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 115वां दिन है। यात्रा 10 राज्यों के 49 जिलों से गुजरते हुए करीब अब तक 3000 से भी ज्यादा की दूरी तय कर चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा अब अपने दूसरे चरम में आ चुकी है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने 10वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें दक्षिणी राज्यों में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, फिर महाराष्ट्र में भी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मैं हरियाणा की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने इतनी शक्ति दी, हम उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। हम यहाँ सड़कों पर चले और हमने यहाँ की सच्चाई भी देखी। हिंदुस्तान में डर फैलाया जा रहा है, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाया जा रहा है और इसी जो ये यात्रा है वो इन्हीं सब चीजों के खिलाफ है। यात्रा से राजनीतिक फायदा हो या नुकसान हो, उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान में आर्थिक रूप से भेदभाव हो रहा है। आज देश में भयंकर तरीके से बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है। तो भारत जोड़ो यात्रा का आज 115वां दिन है और इस दौरान राहुल गांधी 10वीं बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई सारी बातों का जिक्र किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह भी कहा है कि ये जो यात्रा है वो उनके लिए एक तरह की तपस्या है और इस यात्रा को लोगों को तपस्या के रूप में देखना चाहिए, इससे ना कि इसे राजनीतिक रूप से देखना चाहिए। कई तरह की बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश की जनता मौजूदा सरकार से परेशान है, महंगाई बढ़ रही है, युवा बेरोजगारी, जो युवा हैं वो बेरोजगार हैं, महंगाई को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर और कहीं ना कहीं धर्म को लेकर भी उन्होंने मौजूदा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि एक धर्म से दूसरे धर्म को ये सरकार लड़ाने का काम कर रही है। 115 दिन इस यात्रा को आज पूरे हो जाएंगे। 115 दिन से ये यात्रा चल रही है। हालांकि आपको बता दें कि तमाम दिग्गज नेताओं का, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का उन्हें समर्थन भी मिला। कई ऐसे फिल्म स्टार भी थे जो उनकी यात्रा में शामिल हुए और अपना समर्थन साफ तौर पर जाहिर भी किया। 115 दिन इस यात्रा को हो चुके हैं और 10 राज्यों से ये यात्रा भी गुजर चुकी है। ये यात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। आज 115वां दिन और लगातार राहुल गांधी इस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही हैं। 10वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा रिस्पांस उन्हें हरियाणा में भी देखने को मिलेगा और हरियाणा की जनता उनके साथ दिखी और वो इसके लिए हरियाणा की जनता का धन्यवाद करते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने एक बड़ी बात यहां कही है कि जो लोग इस यात्रा को राजनीति से जोड़ रहे हैं या फिर राजनीतिक रूप दे रहे हैं, तो उसके लिए उन लोगों के लिए उनका यही संदेश है कि इस यात्रा को वो एक तपस्या के रूप में देख रहे हैं और जो लोग इस यात्रा के जरिए उनसे जुड़ रहे हैं वो एक तरह से उनके तपस्या में शामिल हो रहे हैं। राहुल गांधी ने इस यात्रा को तपस्या का भी रूप दिया है। हालांकि पक्ष विपक्ष लगातार इस यात्रा को लेकर एक दूसरे पर हमलावर है। कई तरह की बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। पिछले 115 दिन में 115 दिन के अंदर जमकर आरोप प्रत्यारोप का भी दौर देखने को मिला। तो अब हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं और हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनसे आपका परिचय कराते हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी, बीजेपी प्रवक्ता, आपका स्वागत है। शास्त्री साहब, रविंद्र सिंह ढुल, कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है ढुल साहब, और ओंकार सिंह, प्रवक्ता, इनेलो, आपका भी स्वागत है। मैं आप तीनों का ही स्वागत करती हूं और चर्चा की यहां शुरुआत करूंगी। मैं सबसे पहले शास्त्री साहब आपके पास आऊंगी, आपके पास आएंगे, लेकिन पहले मेरा सवाल जो है आज वो कांग्रेस प्रवक्ता के लिए है। रविंद्र जी, आपके पास आ रही हूं। सवाल मेरा आपसे पहले तो यही रहेगा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये एक तरह की तपस्या है, इस यात्रा को वो पर्सनली तपस्या के तौर पर ले रहे हैं और लोगों को भी तपस्या के रूप में इस यात्रा को देखना चाहिए। लेकिन दूसरी बड़ी बात जो यहां देखने को मिली है, उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बड़ी बात कही
कि अच्छा रिस्पांस मिला, जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पे भी हमें रिस्पांस मिला है, तो इसे क्या कहेंगे आप? वो एक तरफ कह रहे हैं कि इसे राजनीति से ना जोड़ें, और वो खुद यहां पर ये बयानबाजी के बाद कहीं ना कहीं राजनीति को लेकर मुहर भी लगा देते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, जिस जिस राज्य में राहुल जी जा रहे हैं, खास करके जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी खैर राष्ट्रीय है, तो जो नेतृत्व है वो तो कहीं ना कहीं दुखी है ही। राहुल जी के बारे में अनर्गल बयानबाजी, उनकी टी शर्ट के बारे में बयानबाजी, मतलब जितना लो पे जा सकते हैं उससे भी ज्यादा स्टूप वो कर चुके हैं। तो इनकी राजनीतिक बयानबाजी कभी रुकती नहीं, किसी भी जगह ये रुकते नहीं। तो यदि आप यहाँ पर आते हैं, हरियाणा के अंदर आते हैं, और हरियाणा के अंदर हरियाणा के गृह मंत्री देखिए किस प्रकार के बयानबाजी, ट्विटरबाजी कर रहे हैं। अनिल विज, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मतलब मर्यादा को भी तोड़ करके, छोड़ करके इतने निम्न स्तर की भाषा मैं किसी भी प्रदेश के गृह मंत्री से आशा नहीं रखता। यदि कांग्रेस की सरकार होती तब भी मैं यही बोलता। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो हमारे तो विरोधी दल है, तो उनकी सरकार है, तो नेचुरली मैं बोलूंगा ही बोलूंगा। तो उसमें राजनीतिक यात्रा इसे बनाने का, राजनीति करने का जो काम कर रही है वो है भारतीय जनता पार्टी, धक्के से इसे बनाने का काम कर रही है। हमने कोई राजनीति की बात नहीं की। अब यदि कोई पत्रकार किसी विषय के ऊपर कोई बात बोलता है, पूछता है, तो राहुल जी, नरेंद्र मोदी तो है नहीं कि भी अपने प्रवक्ता सम्मेलन से या फिर अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से भागेंगे। वे तो लगातार फेस करते रहते हैं, बोलते रहते हैं। तो वहां पर उनसे यदि कोई राजनीतिक प्रश्न पूछा गया है तो उसका सामाजिक उत्तर नहीं मिलेगा, उसका उत्तर राजनीतिक ही मिलेगा। तो उनको राजनीतिक उत्तर उन्होंने दिया है, और बिल्कुल सही दिया है और सही दिशा में दिया है। वो अपनी यात्रा जो है पूरी तरह से उन्होंने गैर राजनीतिक उसको बना करके रखा है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। यही कारण है कि यात्रा किसी भी जो इसका पथ था वो ये देख करके डिसाइड नहीं किया गया था कि भाई यहाँ पर चुनाव है अथवा नहीं है, कब है कब नहीं है, बिल्कुल भी नहीं किया गया था। लेकिन यदि राजनीतिक प्रश्न पूछा जाएगा तो उत्तर तो राजनीतिक मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन रविंद्र साहब देखिए यहाँ पर कि राजनीति से इसे फिर यात्रा क्यों कहना? इसे आप जन आंदोलन भी कह सकते हैं। अगर बात तपस्या की है तो इसे जन आंदोलन दीजिए, क्योंकि आप राहुल गांधी कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं, आम व्यक्ति, राजनीति से जुड़े हुए हैं, खुद में नाम है, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार भी करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब अगर वो तपस्या से इसको जोड़ते हैं तो फिर दूसरे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये भी क्यों कहते हैं कि इसे राजनीति से मत जोड़िए? बयानबाजी का ठीक है, बयानबाजी से कौन पीछे हटता है? अगर अनिल विज का ही नाम लिया कि उन्होंने ऐसे बयानबाजी दी, तो ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूं कि बहुत सारे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर शब्दों की गरिमा को नांगा जाए तो सिर्फ उसमें मौजूदा सरकार ही नहीं, फिर तो सारे एक ही लपेटे में आ जाएंगे। ये आप भी जानते हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर मैंने बड़ा स्पष्ट तौर पर यह कहा कि यदि राजनीतिक प्रश्न पूछा जाएगा तो उसका उत्तर राजनीतिक होगा और अवश्य भावी होगा, पहली बात। दूसरी बात जो है, ये भारत जोड़ो यात्रा पैदल यात्रा एक प्रारंभ हुई थी कन्याकुमारी से, इसलिए इसे यात्रा का नाम दिया गया था। हाँ, नाम इसका कोई भी हो सकता था, लेकिन पर्पस जो है इसका वही था जो पर्पस शुरुआत से लेकर के चले थे, और उसी पर्पस तक ये जाएगी। इसके बाद में इसके अलग फेजेस भी आएंगे। पूरे भारत के जन जन तक, सभी नागरिकों तक पहुंचने का हमारा लक्ष्य है। मुझे ढूल साहब, मुझे ना ये जानना है कि पर्पस आप बोल रहे भारत जोड़, मतलब अभी तक ये भारत टूटा हुआ था क्या? भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, ये सारी चीजें समझ आती हैं, ठीक है, बिल्कुल बोल सकते हैं, विपक्ष में बैठे हैं, बोलने का अधिकार है, और विपक्ष मजबूत होगा तो कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए अच्छा है। लेकिन आप भारत जोड़ो यात्रा नाम इसे दे रहे हैं और फिर ये भी कह रहे हैं कि अभी तक अब भारत जोड़ो के जरिए लोग जुड़ेंगे, और अभी तक भारत क्या टूटा हुआ था इससे पहले? देखिए, मुझे लगता है कि आपने शायद आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी को भी शायद ना पढ़ा हो, मैंने पढ़ा है, और मैं आपको और भी चीजें मैं आपको बता सकता हूँ। भारत कोई सीमाएं नहीं है या कोई टुकड़ा नहीं है धरती का जिसके टुकड़े हो जाएंगे। भारत एक आत्मा है। इस देश की आत्मा को छिन्न छिन्न करके धार्मिक भेदभाव के नाम पर, जातीय भेदभाव के नाम पर, आर्थिक भेदभाव के नाम पर फैलाया सर? धर्म जात अभी तो तोड़ा है। बोलिए, बात पूरी कर लीजिएगा। लेकिन ये धर्म जाति कौन फैलाता है? हम लोग थोड़ी ना बीच में उठकर जाते हैं धर्म जाति करने के लिए। आएंगे आपके पास, आएंगे। शास्त्री जी, अभी आपने सुना सवाल मेरा क्या था और उन्होंने एग्जाम्पल भी क्या दिया, ठीक है, आप क्या कहेंगे? और कहीं ना कहीं जो उन्होंने अभी बात बोली थी, जो अनिल विज जी का बयान आया
उन्होंने जो ट्विटर के जरिए राहुल गांधी पर तमाम बातों का जिक्र किया और जो भी कटाक्ष था, क्या कहेंगे? देखिए, मैं रविंद्र धुलजी की बातों पर भी बड़ा आश्चर्यचकित हूँ और राहुल गांधी जी तो हैं इस काम के लिए। मेरी जितनी भी डिबेट भारत जोड़ो यात्रा के नाते हुई है, किसी भी चैनल पे हुई है, मैंने सबसे पहले प्रश्न उठाया इसके नामकरण पर, और एक बात के लिए मैं सकारात्मक रहा था, आज भी हूँ, और जिस बात को राहुल गांधी जी स्वीकार कर चुके हैं, आप भी कहीं न कहीं उस बात को मानते हैं, ये उनके व्यक्तिगत स्वास्थ्य और मानसिक और शारीरिक के लिए तो ठीक है, जिसके लिए मैंने पहले से भी हाँ की और आज भी हाँ कर रहा हूँ, लेकिन वो इस बात के लिए इससे आगे हटकर इसके लिए प्रति कंफ्यूजन है, चाहे वो कंफ्यूज है या कांग्रेस कंफ्यूज है। कांग्रेस उनको घुमाकर अपना राजनीतिक बेनिफिट चाहती है, तो बाकी लोग, राहुल गांधी जो है वो इससे बचते नजर आते हैं, क्योंकि यदि इसका कोई बेनिफिट नहीं हो तो राहुल गांधी एक और पहल कार्यक्रम हो जाएगा, इसलिए वो उसको राजनीति से भी अलग मानते हैं। कांग्रेस के लोग, तमाम लोग उसको राजनीतिक यात्रा के माध्यम से अपनी बैसाखियां खड़ी करना चाहते हैं। जब आप ये कहते हैं कि राजनीति की इसमें कोई तुलना मत करो, तो फिर राजनीतिक व्यक्ति क्यों इस प्रकार की यात्रा कर रहा, और कौन से, मैं एक बार पूछूंगा ढोल साहब से कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो राजनीति के कांग्रेस के इसमें शामिल नहीं हुए, और कौन से ऐसे लोग हैं सामाजिक स्तर के जिन्होंने देश समाज के लिए काम किया है, वो इसके अंदर जुड़े हैं। दो बात। तीसरी बात मैं कहूंगा कि जिस भारत की आत्मा की बात करते हैं रविंद्र ढोल जी, उस भारत की यात्रा में तपस्वी और पुजारियों में अंतर है क्या? हिंदू और हिंदुत्व में अंतर है क्या? उसमें श्रम करने वाले और योगी और साधना करने वाले व्यक्ति अलग अलग हैं या एक है? इस बारे में भारत की पहचान किससे है, जरा विचार कीजिए। भारत की पहचान विभिन्न धर्मों से है क्या? भारत की पहचान विभिन्न धार्मिक मान्यताओं से है क्या? जिस भारत को आत्मा का शब्द नाम ले रहे हैं रविंद्र ढोल जी, वो भारत की पहचान गंगा से है, गाय से है, गायत्री से है, वेद से है, गीता से है, कृष्ण से है, भगवान राम से है, जिनके लिए तमाम चीजों को कांग्रेस ने इससे पहले नकारा था, और केवल व्यक्तिगत आधार पर नहीं नकारा था, उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देकर भी नकारा था। लेकिन शास्त्री जी, लोगों का समर्थन तो मिला है, ठीक है। राहुल गांधी खुद भी कहते हैं कि ये राजनीतिक नहीं है, लेकिन आप भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि जो जन समर्थन मिला है उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा तो पहुंचेगा ही ना। कहो ना कांग्रेस छोड़ो यात्रा, फिर कहो ना कांग्रेस जोड़ो यात्रा, फिर भारत का नाम लेकर क्यों चल रहे हैं आप? भारत, किस भारत की बात कर रहे हैं आप? उस भारत की, जिस भारत का खंड खंड करने के लिए कांग्रेस के तत्कालीन नेतृत्व ने 1947 में भारत के विभाजन पर हस्ताक्षर किए थे, क्या वो गलत थे? और गलत थे तो आज ठीक कैसे हो सकते हैं? और यदि वो गलत थे तो आज ठीक करने की प्रक्रिया भारत के जो विभिन्न टुकड़े, जिस रविंद्र ढोल जी, आप आदरणीय मेरे बड़े भाई कह रहे हैं कि वो भारत का भूमि का टुकड़ा नहीं है, आएंगे उस सवाल पे। शास्त्री जी, एक मेहमान, वो भारत जो समुद्र की लहरों से लेकर और हिमालय की कंदराओं तक, और जो सतलुज से लेकर आगे तक का है, उस भारत को हम यदि भारत मानते हैं, तो उस भारत के लिए जो कांग्रेस ने 47 में हस्ताक्षर करके इस देश के टुकड़े का करना स्वीकार किया था, उस कांग्रेस के नेताओं का क्या होगा? जरा बोलिए इसके ऊपर भी जरा। वो पूछेंगे सवाल सर, वो भी उनसे भी पूछा जाएगा सवाल, क्योंकि आपके इतने सारे सवाल है, जवाब तो लेना ही है। लेकिन शायद ये वही भारत भी है ना कि जहां पे लाल किले में आपने पिछले साल देखा कि किस तरीके से दूसरे देश का झंडा फहराया जाता है। सरकार क्या करती है? देखिए, ये वही मैं बात कर रहा हूं कि इस देश के अंदर रहने वाले लोग, वो भारत, जिन लोगों ने इस घटनाक्रम का अंजाम दिया, उस घटना के माध्यम से चलने वाली राजनीतिक नारों में, उस प्रकार के घटनाक्रम के बीच में होने वाले प्रदर्शनों पर, उस घटनाक्रम के अंदर चलने वाली घटनाक्रमों को, जिसके अंदर हत्या, बलात्कार और कितनी घिनौनी घटनाएं, उसका किसी स्तर के ऊपर निंदा प्रस्ताव किसी राजनीतिक पार्टी ने लाने की हिम्मत की क्या? वो एक लवेदा किसान का ऑर्डर रखे था, राष्ट्रध्वज को हटाया जाता है, ठीक है। शास्त्री जी, एक मेहमान और हैं। शास्त्री जी, राहुल गांधी ने जिस समय टुकड़े टुकड़े गैंग को जेलने के अंदर समर्थन कर रहे थे, ठीक है, आएंगे सवाल। इतने नहीं सर, क्योंकि आधे घंटे का ही समय, इतना सवाल नहीं। एक मेहमान और है, ओंकार सिंह जी। अभी आपने दोनों ही प्रवक्ताओं को सुना। एक से सवाल मेरा तो यही था कि भारत जोड़ो यात्रा में कहते हैं कि ये राजनीति इससे इसको ना जोड़े,
ये एक उनका जो पर्सनल ये मानना है कि वो तपस्वी हैं इस यात्रा के माध्यम से, तो आप इसे क्या कहेंगे? और अभी आपने बीजेपी प्रवक्ता को भी सुन लिया है, क्या कहेंगे? देखिए, प्रत्येक राजनीतिक दल के मुखिया को या किसी भी नेता को ये पूर्ण अधिकार है। लोकतंत्र है, यहाँ राजतंत्र नहीं है। यहाँ किसी के कहने से बात नहीं होगी, प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है। कोई भी पार्टी या उसका राष्ट्राध्यक्ष, उसका प्रदेश अध्यक्ष या कोई नेता अपनी मर्जी से पार्टी को जोड़ने के लिए या जनता के बीच में जाने के लिए यात्रा निकाल सकता है, और उस यात्रा का नाम भी अपनी मर्जी से रखेगा। शास्त्री जी के कहने से नाम नहीं रखा जाएगा, किसी के कहने से नाम नहीं रखा जाएगा। अब इन्होंने फौज में भर्ती का नाम अग्निवीर रख दिया, 4 साल बाद रिटायर हो जाएगा अग्निवीर, नाम इन्होंने अग्निवीर रख दिया। यात्रा का नाम पार्टी का अध्यक्ष खुद रखेगा। अब अगले महीने 20 फरवरी को चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की परिवर्तन पद यात्रा शुरू हो रही है, और मैं बताना चाहूंगा ये पद यात्रा के मायने क्या होते हैं। पैदल यात्रा के मायने ये होते हैं कि कोई भी नेता अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जनता की मौजूदगी में जाता है, जनता को उससे उस नेता की खासियत, उस नेता की नेचर, उस नेता के प्लस और नेगेटिव पॉइंट का पता लगता है, जिससे उसकी जनता में एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती है या घटती है। अब यात्रा कोई भी हो, बीजेपी के अडवाणी साहब ने भी तो यात्रा निकाली थी, मुरली मनोहर जोशी जी ने भी तो निकाली थी, उस टाइम तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी। लेकिन आज ऐसी व्यवस्था क्यों हुई? क्योंकि बीजेपी सिर्फ जहर उगलना जानती है और कुछ नहीं जानती। इनका काम क्या है? देखिए, यात्रा कांग्रेस की निकाल रहे राहुल गांधी। अरे पेट में दर्द तुम्हारे क्यों हो रहा है? तुम भी निकाल लो। अगर तुम्हारे में ताकत है मोदी जी को बोलो, नहीं तो अगले साल उनका टाइम जाने वाला, यात्रा पे आ जाएंगे वो भी। अगर तुम्हारे में ताकत है, तुम्हारे किसी नेता में ताकत है, हरियाणा में किसी नेता में ताकत है, तो निकाल लो पद यात्रा। उनमें ताकत है, वो निकाल रहे हैं। हमारे नेता में ताकत है, हम अगले महीने निकाल लेंगे। और इसका एक बहुत जबरदस्त प्रभाव जनता के बीच में भी आता है। जनता नेता के बारे में जानती है और नेता के ऊपर भी आता है, नेता जनता के बारे में जानता है। अब मैं बताना चाहूंगा कि ये यात्रा है क्या। देखिए, कोई भी यात्रा है, ये यात्रा उस नेता के लिए तो तपस्या है। अब देखिए, अगले महीने जो भाई अभय सिंह चौटाला जी यात्रा निकालेंगे, भाई उन्होंने भी 4 महीने 5 महीने यात्रा निकालनी है, तपस्या तो इसको कहना पड़ेगा। क्यों? इसके लिए हिम्मत भी चाहिए, इसके लिए जिगरा भी चाहिए। पैदल चलना है, बैठ के हंसना नहीं है चैनल के ऊपर, बैठ के डिबेट नहीं करनी है, हिंदू मुसलमान नहीं करना है, पैदल चलना है जनता के बीच में, जनता की बातें भी सुननी है, अपनी बात भी सुनानी है। तो ये यात्रा एक किस्म से तपस्या इस महीने में हो सकती है, क्योंकि जो नेता जिसका मकसद कोई भी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे इनेलो है, कोई भी पार्टी का अगर पदाधिकारी ये यात्रा निकालता है तो उसका मकसद अपने आप को तो मारना होता है, लेकिन अपनी अहम अपनी जी ओंकार जी, तो किसी तपस्वी को इस बात से क्या मतलब कि जिस राज्य में वो जा रही है वहां पे समर्थन कितना मिल रहा है, लोग कितना जुड़ रहे हैं? अगर आपने उनका पूरा कॉन्फ्रेंस जाहिर सी बातें सुनाई होगा, तो किसी तपस्वी को इस बात से क्या मतलब है? अगर बीजेपी वाले इसको ना जोड़ें तो ठीक है, उनको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं है ना। तपस्वी तो तपस्या करता है ना सर, ना कि वो जाएगा और वो बारी बारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, पहले फेज में क्या क्या हुआ वो ये बताएगा। यात्रा तो यात्रा की तरह पूरा करे। अच्छा, तो आप ये भी बता दीजिए जरा, केदारनाथ में जब मोदी जी गए थे, इतना लंबा टीका लगा के गए थे, अकेले जाके चौकड़ी मार के बैठे थे, वहां कैमरामैन कहां से आगे थे? किसने वहां के वीडियो बनाया? तो क्या मोदी जी वहां पे ये बोल रहे थे कि मैं एक तपस्वी हूँ? क्या वो राजनीति करने गए थे या भगवान के दर्शन करने गए थे? अब कल मैं भी दरबार से मत्था टेक के आया हूँ, क्या कैमरा साथ में लेके गया हूँ? नहीं, ये आप बात छोड़ दीजिए। ओंकार जी, वो प्रधानमंत्री है, वो प्रधानमंत्री है सर। अब उनकी बराबरी करेंगे क्या? मैं उनकी बराबरी करूंगी या फिर मैं उनसे जाकर पूछूंगी कि आप वहां गए तो आप कैमरे के साथ कैसे गए? मैं उनकी बराबरी तो नहीं करूंगी ना, मैं पूछ सकती हूँ उनसे जाकर। सुनिए मैं बता रहा हूँ, फिर यही तो अंतर है ना। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति एक चपरासी से लेकर प्रधान तक कानून के नियम से लोकतंत्र में अधिकार है
हमारे देश की यही खूबसूरती है कि सभी को यहां पर कहीं ना कहीं लोकतंत्र का जो अधिकार है वो सभी व्यक्ति के लिए समान है। ठीक है, लेकिन एक जाकर केदारनाथ में दर्शन करना, पूजा करना, वो एक बहुत अलग चीज है। जाहिर सी बात है, वो प्रधानमंत्री हैं तो जेड सिक्योरिटी मिलती है, तमाम चीजें होती है, प्रोटोकॉल्स होता है। लेकिन जो राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं वो बहुत अलग है सर। अगर आप दोनों को यहाँ पे मर्ज कर लेंगे ना तो फिर तो कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी को साइड में रखते हैं, सिर्फ यात्रा पे बात कर लेते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, यहाँ मर्ज नहीं कर रहा मैं। अगर हम पूजा करने जा रहे हैं, कैमरा टीम मेरे साथ जा रही है, तो पूजा का मंतव्य नहीं है, वहां भी राजनीति की जा रही है। जनता को दिखाया जा रहा है कि मैं मंदिर में जाता हूं। अगर एक व्यक्ति, पार्टी का नेता अगर कोई यात्रा निकाल रहा है, चाहे वो इनेलो का, चाहे कांग्रेस का, चाहे बीजेपी का, बीजेपी की भी सभी राज्यों में तो सरकार नहीं है ना, दूसरे राज्यों में निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे पेट में दर्द बीजेपी वालों के क्यों हो रहा है? सवाल आपका बिल्कुल जायज है। तो शास्त्री जी जवाब दे दीजिए कि अगर आप लोग इस तरीके की बयानबाजी दे रहे हैं, यात्रा है, ठीक है, लोकतंत्र का अधिकार है, सभी व्यक्ति को समान अधिकार मिला है, तो इतनी सारी बयानबाजी क्यों और फिर क्या दिक्कत है इस यात्रा से? देखिए, एक पहली बात कि राहुल गांधी जी या उनकी पार्टी लाख कहे कि वो राजनीतिक यात्रा नहीं, लेकिन क्योंकि वो एक राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष को संचालित करने की ताकत भी उनके पास है, और तमाम इस सारी यात्रा के बीच कोई कांग्रेस को छोड़कर दूसरी राजनीतिक या दूसरे संगठन का व्यक्ति कोई उनके यहाँ चलने वाला मिला नहीं। तो कैसे मानेंगे कि राजनीति नहीं है? हाँ, वो क्यों मना करते हैं, उसके पीछे एक दृष्टिकोण है कि यदि मैं इसको राजनीतिक पार्टी यात्रा कहूंगा तो जैसा कि मेरे से पहले और मेरी पूर्व यात्राओं की और संभावनाओं की और सभाओं की जो दुर्गति हुई है, उसके बाद समर्थन नहीं मिला, तो कभी इस यात्रा के बाद भी मुझे समर्थन या पार्टी को समर्थन नहीं मिलेगा, तो मेरी फिर आखिर क्या और क्या होगा? तो शास्त्री जी, ये तो जनता डिसाइड करेगी ना। देखिए, ये तो जनता डिसाइड करेगी कि उनको समर्थन देना है या नहीं देना है। ये पार्टी डिसाइड तो नहीं कर सकती ना, आप डिसाइड करेंगे। फिर हमारे ओंकार सिंह जी के पेट में दर्द क्यों है जी? आज रविंद्र जी बड़े सुस्त बैठे हैं क्योंकि उनको चिंता है। तो रविंद्र जी के पास आएंगे, जब रविंद्र जी की बारी आएगी तो वो भी बोलेंगे ना। चलिए ठीक है, आपने अच्छा याद दिलाया, रविंद्र जी के पास चलते हैं। रविंद्र जी, 2-3 सवाल थे जो बीजेपी प्रवक्ता ने आपसे पूछे थे, सवाल आपको एक बार फिर से दोहराया जाए या फिर जवाब देंगे आप? देखिए, एक तो मुझे इस बात से बड़ी घोर आपत्ति है, बार बार ये कहा जा रहा है कि अन्य राजनीतिक दल इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। डीएमके इसमें शामिल हुए तमिलनाडु के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना भी और एनसीपी के भी नेता उसमें शामिल हुए। फरीदाबाद में बाकायदा कनिमोझी जी साथ में राहुल जी के साथ चली। तो ये कहना कि केवल कांग्रेस है तो ये गलत प्रचार ना फैलाया जाए, पहली बात। दूसरी बात जो मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पर यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा कि तब क्या होता है, तब क्यों मैं यहाँ पर बैठ करके यदि मैं डिफाइन करना चाहूंगा तो तब का मतलब केवल यह नहीं है कि भाई आप एक बैठ करके, जैसे ओंकार जी ने कहा कि वहां पर केदारनाथ के अंदर जाकर के हमने फोटो खिंचवा ली तो जो मोदी जी तपस्वी हो गए बहुत बड़े, तब का मतलब ये नहीं है। महात्मा गांधी भी अपने समय में जब उन्होंने इस देश के अंदर जो है क्रांति लेकर के आए थे, पूरे देश के अंदर वो घूमे थे रेल के अंदर और पैदल घूमे थे। हर एक इंसान, आचार्य विनोबा भावे भी घूमे, जो चंद्रशेखर जी भी घूमे। मैं ये कहता हूँ लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भी एक यात्रा निकाली। देश की नब्ज को, देश को जानने का इससे बेहतरीन कोई तरीका नहीं है देश के लोगों के साथ में डायरेक्ट जुड़ना। या तो दिक्कत ये है कि जब से प्रधानमंत्री बने हमारे मोदी जी, तो अडानी के तो जहाज के अंदर घूमे थे प्रधानमंत्री की शपथ लेने के लिए। ये देश को भूल चुके हैं। इनकी दिक्कत ये है, इनको प्रोपेगेंडा फैलाना है, तो प्रोपेगेंडा के साथ में बैठकर यहाँ पर लड़ाई नहीं हो रही है। हम यहाँ पे, मैं जो भारत जोड़ो यात्रा का सबसे बड़ा जो एक मकसद है, उनमें से एक मकसद ये है कि जो प्रोपेगेंडा फैला करके इस देश की आत्मा को छिन्न भिन्न करने का लगातार प्रयास गलत है। अब इन्होंने राम सेतु की बात कर दी। इन्होंने कहा आपके सामने, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने नकारा था। 23 दिसंबर 2022 को यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा के अंदर बाकायदा जवाब दिया है कि भी हम वहां पर स्थापित करके साबित नहीं कर पाए अभी तक। ठीक है रविंद्र जी, समय कम है। बहरहाल आप तीनों ही मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो भारत जोड़ो यात्रा का आज 115वां दिन है और इस बीच लगातार
दोनों ही ओर से, पक्ष विपक्ष की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।